नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में एक स्टेडियम और राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडोर स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 101 करोड़ की लागत से 8040 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह स्टेडियम बना है और इस स्टेडियम में 4000 दर्शक एक साथ बैठ सकते हैं। जो इंडोर स्टेडियम आज बना करके तैयार किया गया है, इसके लोकार्पण के अवसर पर आप सभी खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिस तेजी के साथ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना अथॉरिटी में आगे बढ़ रही हैं, वह देश के, प्रदेश के विभिन्न जनपदों, महानगरों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी विकास का एक मानक तैयार कर रहा है। एक शिकायत जो अक्सर हमें प्रदेश के खिलाड़ियों से मिलती थी कि खेल गतिविधियों में जो विकास होना चाहिए उसमें अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोर स्टेडियम नोएडा में जो स्टेडियम है उसी स्टेडियम के बगल में बनकर के तैयार हुआ है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं इस स्टेडियम में उपलब्ध हैं ही। 101 करोड़ रुपए की लागत से 8040 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है और 4000 से अधिक दर्शक वहां पर उसके बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में बैठने की क्षमता वहां पर पहले से मौजूद है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग, अन्य तमाम प्रकार की खेल गतिविधियां एक साथ संचालित की जा सकती हैं। स्वाभाविक रूप से इस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन जब हो रहा है तो मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है कि हम लोगों ने मार्च द्वितीय सप्ताह से प्रदेश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रख करके पहले चरण में लॉकडाउन लगभग 2 महीने रहा। इसके बाद भी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक प्रयास किया गया कि किसी भी स्थिति में कोरोना के संक्रमण को रोकना है और इसे रोकने के क्रम में खेल गतिविधियां लगभग बंद सी पड़ी हुई हैं। उन स्थितियों में प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन जो आज यहाँ पर रेसलिंग फेडरेशन के सहयोग से आज यहाँ पर संपन्न हो रही है, वह हम सब के लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है कि स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के साथ ही हम प्रदेशवासियों को और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर के वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छे इंडोर स्टेडियम के साथ साथ इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो रेसलिंग फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रही है, यह भी यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। हम समझ सकते हैं जितने भी हमारे यहाँ पर पहलवान हैं, स्वाभाविक रूप से 10 महीनों से उनके मन में अभिलाषा रही होगी कि उनको नियमित प्रैक्टिस के लिए कब शासन स्तर पर सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश ने कोरोना प्रबंधन में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, अब वैक्सीनेशन के बाद हम लोग सभी गतिविधियों को पूर्व की भांति प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह
तैयार हो रहे हैं। 15 फरवरी तक हम लोग पहले चरण के टीकाकरण के कार्यक्रम को संपन्न कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में 24वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसके जरिए यूपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को भी बड़ा मंच मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पहले का भारत अगर होता तो भारत वैक्सीन के लिए भटक रहा होता, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व का नया भारत दूसरे देशों को वैक्सीन बांट रहा है। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत की स्वाधीनता की महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए भारत को मुक्त कराने के लिए जो उद्घोष किया था, उस उद्घोष का मूल मंत्र स्वदेशी था। उस उद्घोष का मूल मंत्र स्वावलंबन था और स्वदेशी और स्वावलंबन की आधारशिला ही आत्मनिर्भर भारत है। और उस आत्मनिर्भर भारत के वास्तविक शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको माना है, आपकी कारीगरी को माना है। इसलिए मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय नकवी जी ने इस हुनर हाट के माध्यम से देश के कारीगरों को, दस्तकारों को, शिल्पकारों को उनकी कला और उनकी हुनर को एक नई ऊंचाइयां देने का कार्य किया है। विगत वर्ष भी मैं इस आयोजन में यहां पर आया था और कितना भव्य आयोजन था। कार्यक्रम एक सप्ताह का था, बाद में 15 दिन तक चल गया था। मुझे दिल्ली में भी हुनर हाट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। सीआरपी सिंह, एक बार मैं दिल्ली गया था, उन्होंने कहा कि नकवी जी ने एक हुनर हाट लगाया है, आप एक बार चल के देखें। सिद्धार्थनाथ सिंह जी मुझे लेकर के गए थे। कितना भव्य और कितना वहां पर भीड़ थी। मैं देख रहा था शाम के समय में कितनी भीड़ थी, लोग आ रहे थे। लोगों के मन में एक उत्सुकता थी जानने की, सीखने की। एक अपने आप में सफल आयोजन, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिख रहा था। और वह एक आयोजन जो हमारे लिए वहां उस अवसर पर देखने को मिला है, पिछले कुछ समय से नकवी जी ने उसमें रुचि ली और उत्तर प्रदेश के अंदर भी देश के सभी दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आकर के अपने अपने हुनर का लोहा मनाने और नई पीढ़ी को इस मार्ग का अनुसरण करने, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं, वो हम सबके लिए अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि वास्तव में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत का आधार ये हमारी परंपरागत उद्यम ही है। याद करिए, हमने पिछले 10 महीनों से देश ने भी और दुनिया ने भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझा है, उससे जूझ रहे हैं। मार्च 2020 को याद करिए, जब अचानक सैनिटाइजर के दाम 100 ml सैनिटाइजर का दाम 600 रुपए तक पहुंच गया था। और उस समय हमारे उद्योगों ने, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे डिस्टिलरी थी, हम लोगों ने इन सब से, चीनी मिलों से कहा कि भाई अपने डिस्टिलरी का उपयोग अब वहां पे किसी अन्य के लिए नहीं, बल्कि इसका उपयोग सैनिटाइजर बनाने में करिए। और अगले 2 महीनों के दौरान इतना सैनिटाइजर बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता तो पूर्ति किया ही किया, देश के 27 राज्यों में सैनिटाइजर भेजने का कार्य उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से किया था। सभी राज्य, देश भर के लगभग सभी राज्यों के दस्तकार, शिल्पकार यहां आए हुए हैं। हमारा देश का हर कोना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां हमारे हुनर की,
शानदार और जानदार विरासत न मौजूद हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प शुरू से रहा है कि ये जो हमारी दस्तकारी शिल्पकारी की जो विरासत है वो कहीं लुप्त हो रही है, उसको जो मौका और मार्केट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और उन्होंने खुद इस बात को कई उदाहरण के तौर से, कई उनके जो अनुभव थे उसके आधार पर हम लोगों को कहा और हमसे और हमारे मंत्रालय से कहा कि इस दिशा में हमें बहुत ही मजबूती के साथ प्रयास करने चाहिए और काम करने चाहिए। हम लोगों ने हुनर हाट शुरू किया और हुनर हाट को हमने देश के हर कोने में प्रमुख जगहों पे, चाहे मुंबई का मेरिन ड्राइव रहा हो, चाहे दिल्ली का इंडिया गेट रहा हो, चाहे अहमदाबाद का जो है वो साबरमती रिवर फ्रंट रहा हो, या देश के और भी जो प्रमुख हिस्से हैं, और इससे पहले लखनऊ का इसी स्थान पर रहा हो, सभी जगहों पर हुनर हाट हुआ। मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि 5 लाख से ज़्यादा दस्तकार, शिल्पकार, उससे जुड़े हुए लोगों को रोजगार देने में ये हुनर हाट बहुत ही सफल, उसने अपना सफर आगे तय किया है। प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है वोकल फॉर लोकल, तो उस संकल्प को हम जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोकल को ग्लोबल का भी संकल्प ये हुनर हाट आगे बढ़ा रहा है। उन्नाव में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि 17 जनवरी को एक तालाब में मृत मिली बतखों का सैंपल भेजा गया था, जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं जिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने 1 किलोमीटर के एरिया को कलिंग जोन घोषित कर दिया है। बाकी बची बतखों की सैंपलिंग करके मारने की तैयारी की जा रही है। ये संडे की सुबह जो है हमारी जानकारी में आया कि हड़हा गांव में तालाब में, जिसमें करीब 60 बतखें किसी ने पाल रखी थी, गांव समाज का तालाब था और मत्स्य पालन भी होता था, उसमें 3 बतखें मृत पाई गई थी। बाकी बतखें जो बीमार थी उनका इलाज किया गया और ठीक हो गई थी। इन बतखों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, बर्ड फ्लू केस में पोस्टमार्टम नहीं करते, पर इनका होल बॉडी पूरा उसमें प्रिजर्व करके आइस बॉक्स में करके भोपाल भेजा गया था। ये है आपकी राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान आनंद नगर भोपाल भेजा गया था। मैंने मंडे को भेजा था और वहां से कल शाम ये 7 बजे वहां से नेट पे चढ़ी हुई रिपोर्ट हमारे पास 12 बजे के आसपास आई है, तो पॉजिटिव आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ऑपरेशन माफिया जारी है। वहीं प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के करीबी और शूटर आशिफ दुर्गानी के मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। अतीक के इस गुर्गे ने पीडीए से बिना नक्शा के आलीशान मकान का निर्माण करा था, जिसकी कीमत करोड़ों में है। वहीं इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आज की कार्यवाही आसिफ उर्फ दुर्रानी एवं राशिद जो क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ जो है कार्यवाहियाँ थाने में हिस्ट्री सीटर हैं, इनके द्वारा अवैध निर्माण जो किया गया है उसके विरुद्ध आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। और यह इस प्रकार की जो कार्यवाहियाँ चल रही हैं सरकार के निर्देश में, ये इसमें यह 48वीं कार्यवाही है। बिल्कुल ये हिस्ट्री सीटर है और अपराध उसमें जगत में इनका जो है अच्छा नाम है और इनके द्वारा बहुत सारे क्राइम्स जो है किए गए हैं और ऐसा जानकारी में आया है। बाकी डिटेल थाने से और पुलिस और प्रशासन से जानकारी मिल सकती है। गोरखपुर में जमीनी विवाद में प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले प्रॉपर्टी डीलर और बिचौलियों ने मिलकर मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कराई थी। मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या के लिए शूटर को 3 लाख की सुपारी दी गई थी। इसमें से 2 लाख रुपए बकायदा चेक से एडवांस दिए गए और संचालक की 10 एकड़ जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाने और वादी के कोर्ट चले जाने के बाद से ही इस मामले में बिचौलिए पर मेडिकल स्टोर संचालक को रास्ते से हटाने का दबाव बन रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसमें से 4 नामजद अभियुक्त हैं और 6 जो नामजद नहीं हैं। उसमें अभिषेक मिश्रा उर्फ राहुल पुत्र राजेंद्र मिश्रा ये मुख्य भूमिका में रहा है और उसने शूटर अरेंज करके इस घटना को कराया है।
शूटर में मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू को हमने अरेस्ट किया है। इसके अलावा हमने 4 लोग और अरेस्ट किए हैं जो अभिषेक मिश्रा के साथी हैं। अजय मिश्रा, हनुमान मिश्रा, प्रदीप शुक्ला और कृष्ण मोहन तिवारी, ये सभी लोग सफारी में थे उस दिन, घटना के टाइम में घटना पर थे, घटना के आगे थे। और मोटरसाइकिल पे 2 शूटर थे। जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसमें शूटर थे वो हमने बरामद की है। मोहम्मद अशरफ उर्फ गोलू और एक और शूटर शामिल है इसमें। उसमें इन लोगों ने इसको गोली मारी और इसका हत्या कर दी। हत्या का मुख्य कारण जमीनी विवाद था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है, जहां केंद्र सरकार द्वारा नेताजी के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं पूरे देश में नेताजी के जन्मदिन को अलग अलग तरीकों से मनाया गया। वहीं इस मौके पर नोएडा के एक समाज सेवी राजन श्रीवास्तव ने खाने की स्टॉल लगाई और बच्चे, बुजुर्ग समेत सभी वर्गों के लोगों ने लाइन में लगकर खाना खाया। आज श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट की तरफ से लगभग 2100 लोगों को भोजन एवं फल दिया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। और ये कार्यक्रम लगभग जब से महामारी शुरू हुई है हम लोगों ने लगभग 15 अगस्त तक लोगों को फ्री में खाना दिया है। 15 अगस्त के बाद फिर हम लोगों ने 2 रुपया लेना शुरू किया था, मगर आज नेताजी के नाम पर आज मुफ्त सबको फ्री दिया जाएगा। उनकी यादों को तरोताज़ा करने के लिए उनकी महानता, उनकी देशभक्ति, उनका जो शान था, उनका जो शौर्य था, उसको हर बच्चे के जहन में एक डालना है कि वो हमारे देश के लिए कितने महान थे। किया गया आज हमारा खाना जो बट रहा है सेक्टर 55 के गेट पे बट रहा है, एक हमारा सेक्टर 9 में सी ब्लॉक के पास, और एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सेक्टर 30 में, वहाँ पे खाना बट रहा है। तीनों जगह 700 लोगों को खाना मिलेगा और साथ में फल मिलेगा। देश के ज्यादातर किसान बढ़ती महंगाई के चलते खेती में घाटे की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कुछ नया करके खेती से ही काफी मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर जनपद के गंगो ब्लॉक के गांव ईसापुर में किसान राजेंद्र कुमार ने अपने 10 बीघा खेत में धनिया की फसल उगाकर लाखों रुपए कमाने का काम किया। किसान का यह भी कहना है कि पहले वो गन्ने की खेती करने का काम किया करते थे, लेकिन उसमें एक तो समय ज्यादा लग रहा था, मेहनत भी ज्यादा थी, कमाई कम थी। धान या गन्ना हम देखा है तो गन्ने में एक तो तैयार करने में टाइम ज़्यादा लगा है। चलो हमें तैयार भी कर लिया, और 1 साल के लिए कम से कम हमारा खेत 1 साल के लिए तो बिल्कुल, उसमें गन्ने के लिए 1 साल तो बिल्कुल लगेगा ही गन्ना तैयार होने में। राजेंद्र जी ये बताइए कितना समय आपको लगा है, कितनी मेहनत की है, कितना खर्चा इसमें आया आपका? जी हमारा और जो सारा खर्चा जोड़ा है, जैसा हमारे पास हमने अब की बार 10 बीघे धनिया था, उसमें 40 दिन तो हमारे से तैयार करने में लगा। और जी खर्चा जोड़कर जो सारी वो जोड़ा था हम इसमें, मुझे लगभग 2-2.5 लाख रुपए के करीब इसमें बचत होगी, अपना खर्चा काट के भी सब। तो इसलिए गन्ने से तो ज़्यादा। और दूसरी बात यह कम समय की फसल है, इसके अलावा इसमें हम दूसरी फसल भी तैयार कर सकें और भी टाइम हमें मिल जाए। तो कोरोना पर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, साथ साथ वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसा उन्होंने बताया लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को कल वैक्सीनेशन किया गया और ये 28-29 को फिर होगा। प्रथम चरण में जिनको वैक्सीन लगना है, हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको सबको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और सर्विलेंस अभियान जो हमारा है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगभग 18 करोड़ लोगों का हालचाल 24 करोड़ की आबादी में से उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा, हमारे जो अन्य विभाग की टीमें हैं वो घर घर जाकर जो पूछताछ कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य के संबंध में, संक्रमण के संबंध में, संक्रमण के लक्षणों के संबंध में उन्होंने 18 करोड़ लोगों तक वो पहुँचे हैं। और जिसमें कि लगभग 2 करोड़ 70 लाख टेस्ट हैं और लगभग 15 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक, 15 करोड़ 20 लाख की अधिक जनसंख्या तक वो लोग पहुँचे हैं। ये पूरे देश में सबसे अधिक है और एक ये अनूठा प्रयास है। और यही इस प्रकार की जो हमारी कार्य योजनाएँ हैं, टेस्टों की संख्या बढ़ाना, अधिक से अधिक टेस्ट करना,
अस्पतालों में निःशुल्क, सरकारी अस्पतालों में और जो निजी चिकित्सा विश्वविद्यालयों में भी निःशुल्क उपचार कराना और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्वेलेंस, ये चारों तकनीकों से प्रदेश में संक्रमण पर नियंत्रण किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन समीक्षा इसकी कर रहे हैं और उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हालांकि प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन जो सभी व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद समुचित जो पहले से क्रिएट हैं उनको जारी रखा जाना चाहिए और वैक्सीनेशन के कार्य में तेज़ी लाई जानी चाहिए और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। परंतु इन सब के बावजूद मास्क लगाना आवश्यक है। मास्क लगाए रखिए, भीड़ भाड़ से बचिए, हाथ धोते रहिए। प्रदेश में संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन्स कम हुए हैं, सामान्य गतिविधियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, औद्योगिक गतिविधियां तेज़ी से सामान्य हो रही हैं और प्रदेश की सभी लगभग 8,18,000 औद्योगिक इकाइयाँ अब क्रियाशील हैं, जिनमें लगभग 52 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। प्रदेश सरकार मिशन रोजगार चला रही है, इसके साथ साथ प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा प्रदेश की जीडीपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने के संबंध में जो रणनीति बनाई गई है, उसमें बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों को, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों से समन्वय करके प्रदेश में अधिक से अधिक एमएसएमई इकाइयों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में 14 मई से लेकर अब तक लगभग 7,15,000 नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 24,839 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 323 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होने वालों की संख्या 513 है। तो जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या निरंतर नीचे आ रही है और इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या पूरे प्रदेश में 7,330 रह गई है। 7,330 एक्टिव इन्फेक्शन के केस में से 2,319 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 647 संक्रमित व्यक्ति इस समय निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के जो भी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वे सभी लोग राजकीय व्यवस्था L1, L2 और L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 5,82,506 व्यक्ति उपचारित होकर संक्रमण विहीन हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 97.34% चल रहा है, 97.34%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,609 लोगों की मृत्यु हुई है। कल संक्रमण से 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। विगत 24 घंटों में 1,22,378 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 2,69,75,577 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,83,903 इलाकों में 5,08,815 टीम दिवस के द्वारा अब तक हम 3,13,51,048 घरों का सर्विलांस करवा चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 15,23,25,831 है। तो निरंतर सर्वेलेंस का कार्य, निरंतर ट्रैकिंग का कार्य, निरंतर टेस्टिंग का कार्य और जो लोग संक्रमित निकलते हैं उनके उपचार का कार्य निरंतर चल रहा है। इस संक्रमण के काल में प्रदेश के लोगों ने तकनीक का भी अच्छा उपयोग किया है और ई-संजीवनी पोर्टल जिस पर आप घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा उपयोग अपने प्रदेश में हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।